Hey y'all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So after a really long time, I'm back with another video. ठीक है, बहुत टाइम से मैंने अपलोड नहीं की थी, पर अब आई विल बी कंसिस्टेंट. तो चालू करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के साथ. लास्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था जो मैंने नहीं कराया था, दैट इज टाइप्स ऑफ मसल्स रिस्पॉन्सेस. तो मैं 5 टाइप बताऊंगी. सबसे पहला है ऑल और नन प्रिंसिपल. ऑल और नन प्रिंसिपल क्या होता है? ये वही होता है जो मुझे और आपको फॉलो करना चाहिए, वही मसल फाइबर्स फॉलो करते हैं. इसका क्या मतलब है कि अगर हम मसल को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन सब थ्रेशोल्ड यानी कि थ्रेशोल्ड से कम या थ्रेशोल्ड से ज्यादा देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब क्या कि हम लोगों को अगर नीट की एग्जाम क्लियर करनी है तो हमें हमारी पूरी मेहनत देके पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमारा ऑल देना पड़ेगा. अगर हम थोड़ा सा भी कम दे देंगे तो नहीं होगा क्लियर, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी. तो वही है ऑल और नन प्रिंसिपल. अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी. ठीक है. दूसरी चीज है सिंगल मसल ट्विच. सिंगल मसल ट्विच, ये नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल मसल के अंदर ट्विच, यानी कि हम लोग इसको लैबोरेटरी में करते हैं क्योंकि सिंगल मसल का कॉन्ट्रैक्शन देखना होता है हमें. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सिंगल मसल फाइबर इज नोन एज सिंगल मसल ट्विच. तो फिर उसका ग्राफ बनता है कि वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो मसल. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहला एक आता है लेटेंट पीरियड या लेटेंट फेज. फिर उसके बाद मसल करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सेकेंड फेज. इट इज पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ऑफ कोर्स सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन करेगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो अब नेक्स्ट काम है उसका क्या? रिलैक्स होना. तो वो क्या करेगा? पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है. ये 3 फेज है हमारे सिंगल मसल ट्विच में. हम लोग ने स्टडी की बेसिकली एक सिंगल मसल लिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो पहले लेटेंट फेज होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है. फिर तीसरी चीज हमारी आ गई स्टेयरकेस फिनोमेनन. स्टेयरकेस का मतलब क्या होता है? सीढ़ी. सीढ़ी मतलब स्टेयर, जो नॉर्मली भी आपको पता है. तो वही सीढ़ी. ग्राफ बनाओ और ग्राफ में सीढ़ी बना दो. यही है स्टेयरकेस फिनोमेनन, जिसको हम लोग बोलते हैं TREBBE. ट्रैप बोलो, ट्रैपी बोलो, जो बोलना है बोलो. तो इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. ग्रेजुअली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेयरकेस फिनोमेनन. एक और है टेटनी. टेटनी का मतलब क्या होता है? सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. क्या है? सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, यानी कि मसल को हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो वो हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही रह रहा है, वो रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा है. तो दैट इज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, दैट इज नोन एज टेटनी. तो इसका ग्राफ कैसा होगा? लेटेंट फेज है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ
तो बस कॉन्ट्रैक्शन रह ही रहा, रिलैक्सेशन आ ही नहीं पा रहा है, टाइम बहुत टाइम हो गया, तो दैट इज टेटरिंग। इसको लिखो, एक और फिनोमिनन बताना है, एक और बचा है खाली, रिफ्रैक्टरी पीरियड। वो क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, एक मसल ने कॉन्ट्रैक्शन कर लिया तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए एक बार, उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसका मतलब ये पहला कॉन्ट्रैक्शन है, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी हर मतलब दूसरा जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल के, उसके पहले वाला जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। जो कार्डियक में होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब पहला कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर अच्छा लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है, इस रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है, इस बीच अगर कोई स्टिम्युलस आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे मसल। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जब खत्म हो जाए तभी स्टिम्युलस आना चाहिए, तभी ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट। इसीलिए हार्ट का रिफ्रैक्टरी पीरियड बड़ा होता है। ऑन द अदर हैंड स्केलेटल मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत छोटा होता है, ताकि फटाफट वो मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सके, उसको ज्यादा टाइम स्टॉप होने की जरूरत ना पड़े। तो वही मैं लिख रही हूँ, सेकेंड स्टिम्युलाई आने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है और आफ्टर द फर्स्ट स्टिम्युलाई दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनके अंदर रिफ्रैक्टरी पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट होता है, और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर रिफ्रैक्टरी पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट होता है। डन। ये 5 मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मसल रिस्पॉन्सेस। चलो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी सोर्सेस। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी। तो क्या एनर्जी होगी, अब आप दिमाग लगाओ, क्या एनर्जी हो सकती है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चल रहा हो तो कहाँ से एनर्जी आती है, सिंपल एटीपी से। तो सबसे पहला सोर्स क्या होगा, एटीपी। एटीपी कैसे एनर्जी देता है, एक फॉस्फेट से, तो वही एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में और फॉस्फेट में। सिंपल, पहला हमको सोर्स पता चल गया। दूसरा सोर्स है एक फॉस्फोक्रिएटिनिन। फॉस्फोक्रिएटिनिन कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन में, उस बीच एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी। ये प्रोसेस होता है जिसमें फॉस्फोक्रिएटिनिन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो एडीपी के साथ कंबाइन करके बना देता है क्रिएटिनिन और एटीपी। ये एटीपी में एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहाँ से आया है, इस वाले फॉस्फोक्रिएटिनिन से। ये फॉस्फेट निकाल के उसने एडीपी को दे दिया, और बाद में जब रेस्ट का काम आता है, मतलब अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो वापस से ये क्रिएटिनिन क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोक्रिएटिनिन में, जब नहीं चाहिए एनर्जी, जब रेस्ट कर रहे हो। और उस टाइम पे फिर एटीपी यूज हो जाता है, क्योंकि इसको भी तो कहीं से फॉस्फेट चाहिए ना, तो वो एटीपी से लेगा। तो अल्टीमेटली एटीपी से ही आ रही है। तीसरी मैं एनर्जी कहां से लाऊंगी, हम लाएंगे नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज यूज होता है। अरे वाह, क्या बढ़िया बात कर दी आपने। उससे क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड प्लस एटीपी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद एक और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी कहां से आती है, एनएडीपीएच और एफएडीएच2 से। एनएडीपीएच कितने एटीपी बनाता है, 3, और एफएडी 2। ये रेस्पिरेशन एंड ऑल का चैप्टर का है, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसमें से पढ़ लेना। पर लेकिन ये सोर्सेस है जो मैं आपको बता रही हूँ कि एटीपी
है एक सोर्स फॉस्फोक्रिएटिनिन, दूसरा सोर्स है, तीसरा ग्लाइकोलिसिस और चौथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब आप जैसे बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज करते हो या फिर आपने पहले दिन सोचा कि अब तो मुझे फिट होना है तो मैं जिम जाऊंगा, तो जिम चले गए बहुत ज्यादा ऐसे एक ही दिन में 10,000 ऐसे बाइसेप्स मार लिए, तो अब घर पे आओगे तो क्या होगा, मसल में बहुत ज्यादा पेन होगा, हाथ हिलेंगे भी नहीं। वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जब एक्स्ट्रा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो होता है कोरीज साइकिल, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो तुम्हें एक्सरसाइज करने के बाद कभी भाग रहे हो, अचानक से एक्सरसाइज करने चले गए उठ के आज तो मैं फिट होऊंगा, तो एक ही दिन में कर ली, तो उस टाइम पे अगले दिन दर्द होता है, वो कोरीज साइकिल की वजह से होता है। चलो ये है हमारी मसल सेल, बहुत ही अच्छी नहीं दिख रही है पर चलेगा। और ये है हमारा हिपैटोसाइट यानी लिवर। लेवल कर दे अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने तो इजाजत दी नहीं पर मैंने तो लेबल कर लिया। चलो हम पढ़ रहे हैं कोरीज साइकिल। कोरीज साइकिल एग्जैक्टली क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो अब आपने एक्सरसाइज करी, ठीक है, तो एक्सरसाइज करते तो क्या यूज होता है, ग्लूकोज, जो कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुविक एसिड, PA लिखती हूँ पायरुविक एसिड को। पर लेकिन जब हम लोगों को, हमने ये पढ़ा है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि अगर हमको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना हो, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है तो एनारोबिक करना पड़ेगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। वो आगे के जो दूसरे स्टेप्स है क्रेब्स साइकिल एंड ऑल वो सब नहीं करता है, वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब। तो लैक्टिक एसिड बन गया हमारे मसल सेल में, तो इस वजह से हमारी बॉडी में होता है पेन। ये तो हमें पहले से ही पता है कि लैक्टिक एसिड बनेगा तो मसल पेन होगा। अब वो मसल पेन चला कैसे जाता है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो चला जाता है हिपैटोसाइट के अंदर वाया ब्लड। यहाँ पे ब्लड भी बना देते हैं। ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, कहीं तो कुछ तो होगा ना मीडियम जाने के लिए। तो मसल से कहाँ गया ये लैक्टिक एसिड, हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट का मतलब क्या होता है, लिवर की सेल जो होती, सॉरी लिवर यानी हिपैट, और लिवर की जो सेल है उसको हम हिपैटोसाइट बोलेंगे क्योंकि लिवर की सेल। तो हिपैटोसाइट कहाँ से आया, लिवर के अंदर से आया। तो लैक्टिक एसिड कहाँ आया, हमारे बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर आ गया। तो मैं अभी बता रही हूँ कि दर्द कैसे जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना दर्द। हमेशा थोड़ी पैर ऐसे 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 चलते रहोगे सारा टाइम, पैर में हमेशा दर्द रहेगा, हाथ में हमेशा दर्द रहेगा, नहीं। कैसे खत्म हुआ, लैक्टिक एसिड हिपैटोसाइट के अंदर चला गया। अब वो हिपैटोसाइट क्या करता है, 20% तो क्या करता है, वो अपने आप को बहा देता है CO2 और H2O में। 20% वो गैस बन के निकल जाता है। बचा हुआ 80% जो है वो वापस से जो उसने यहाँ किया था वो उसका उल्टा, मतलब वहां पे पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना था, यहाँ हम उल्टा कर देंगे, लैक्टिक एसिड से पायरुविक एसिड बना देंगे और फिर उसके बाद ग्लूकोज बना देंगे। ग्लूकोज को अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर या लिवर के अंदर स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेंगे। और जब हम वापस से कभी एक्सरसाइज करेंगे तो वापस से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी, ये ग्लाइकोजन से, जो हमने पहले से स्टोर करके रखा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। समझे, इसे हम लोग बोलते हैं कोरीज साइकिल, कि जब हमने ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा यूज कर लिया तो हमारे पास स्टर्नस एक्सरसाइज या ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमने उसका लैक्टिक एसिड बना दिया। वो लैक्टिक एसिड तो दर्द कर रही थी तो हमने उसको धक्का मार के लीवर में भेज दिया और बोला इसको तोड़ो, ये हमारी बॉडी में नहीं चलेगा। तो उसने मोस्टली तो सब वापस वही कर दिया जो यहाँ पे हुआ था, वापस जो सबस्ट्रेट था वो बनाने की कोशिश करी और 20% उसने CO2 H2O के फॉर्म में दे दिया। खत्म कोरीज साइकिल। अब एक चीज खाली यहाँ पे ऐड कर दो कि मसल्स जो होते हैं वो एज अ ग्रुप एक्ट करते हैं, मतलब एक मसल काम नहीं करेगा, या तो वो एज अ सिनर्जिस्टिक एक्ट करता है, यानी एक साथ सारे मसल, सारे मतलब एक ग्रुप ऑफ मसल एक साथ एक्ट कर रहे हैं, या फिर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा। फॉर एन एग्जांपल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये सबको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। जब बाइसेप हम लोग जब फ्लेक्शन करते हैं हमारे आर्म का,
तो फ्लेक्शन यानी ऐसे करना, एक्सटेंशन यानी ऐसे करना, ठीक है। जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्राइसेप रिलैक्स करते हैं। जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो बाइसेप रिलैक्स करते हैं, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। तो बाइसेप कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जब हम फ्लेक्शन करेंगे। ट्राइसेप कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जब हम एक्सटेंशन करेंगे। दूसरा भी एक है डेल्टॉइड और लेटिसमस डोर्साई। ये नहीं याद रहेगा तो चलेगा, वैसे तो खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो डेल्टॉइड क्या करता है? एबडक्शन, और लेटिसमस एडक्शन। इसका मतलब क्या है? एडक्शन और एबडक्शन क्या है? एडक्शन मतलब हमारे हाथ को हमारी बॉडी की तरफ ऐड करना, एबडक्शन मतलब दूर लेके जाना। तो अगर मैं अपना हाथ ऐसे ऊपर उठा रही हूँ तो ये एबडक्शन है, तो ये कौन कर रहा है? यहाँ पे डेल्टॉइड है वो। लेकिन अगर मैं उसको नीचे लेके आ रही हूँ एडक्शन अपनी तरफ, तो वो कौन कर रहा है? लेटिसिमस डोर्साई। समझे इतना? चलो अब हम लास्ट एक टॉपिक करेंगे, फाइनल लास्ट वाला, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। बस ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग मसल वाला टॉपिक बंद कर देंगे। अब हम स्केलेटल के साथ शुरू करेंगे इसके बाद, और वो भी नेक्स्ट वीडियो में, चिंता मत करो। तो सबसे पहला है हमारा डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम में टेटनी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। टेटनी क्या है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल यानी मसल स्पाज्म। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम। अब तुम्हें ये पता होगा कि ज्यादा कैल्शियम हो तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसा मतलब कैल्शियम चाहिए हमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, तो इसलिए उसकी मतलब टेटनी हो जाएगा। दूसरी चीज राइगर मोर्टिस। अब राइगर मोर्टिस क्या होता है? ये आपके लिए नया टर्म होगा। राइगर मोर्टिस का मतलब कि जब कोई बॉडी किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी है वो थोड़े टाइम के बाद पूरी की पूरी बॉडी एकदम स्टिफ और हार्ड हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे उसके जो बॉडी है उसके अंदर सारी की सारी एटीपी खत्म हुई है, खत्म होने आई है, इसीलिए वो बॉडी पूरी एकदम हार्ड एंड स्टिफ हो जाती है। तो वो एक जो कंडीशन होता है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, उसे हम राइगर मोर्टिस बोलते हैं। तो वो थोड़ा टाइम बाद वो भी चली जाती है। तो इसमें मैं क्या लिखूं? स्टिफनेस ऑफ बॉडी ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ एटीपी। एटीपी खत्म हो गया इसलिए अब बॉडी पूरी की पूरी स्टिफ हो गई। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज डिफरेंट देन स्टिफनेस, ये स्टिफनेस अलग है। फिर तीसरी चीज माइस्थेनिया ग्रेविस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून यानी कि इससे क्या समझते हो कि हमारी खुद की ऑटो इम्यूनिटी खराब हो गई है। इसका मतलब हमारे खुद के सेल्स हमारी खुद की बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहे। तो एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। हमारे खुद की बॉडी के जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, अब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर क्या है मैं आपको बता दूं, जो हमारा नर्व का ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम अंदर आता है, जो वेसाइकल्स होता है वो यहाँ चले जाते हैं, ये फूट जाता है, और ये जो एसिटाइलकोलिन है यहाँ पे एक्ट करते हैं एट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो इसके अगेंस्ट अगर मैं एंटीबॉडी बना दूं तो एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, जो एसिटाइलकोलिन है वो यहाँ पर अटैच ही नहीं कर पाएगा, और अगर अटैच नहीं करेगा तो इसका डीपोलराइजेशन नहीं होगा, और डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। बेसिकली हमारी खुद की एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर यानी कि जो सामने वाले नर्व के ऊपर जो रिसेप्टर, नर्व हो सकता है मसल हो सकता है, इसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसके ऊपर एसिटाइलकोलिन बाइंड करने वाला था ऊपर के नर्व से आकर के, वो हम नहीं कर पाएगा क्योंकि रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी खुद की बॉडी ने ही बना दी। तो वो होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? मैं वापस एक बार बताती हूँ। चलो, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है।
कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होता है कि हमारी बॉडी हमारे खुद की ही बॉडी के अगेंस्ट सेल्स बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है, और उसको हमारी खुद की सेल्स जो है वो फौरन लगने लगती है। तो वही उसी तरीके से इसने एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी, तो वो एक्ट करेगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे। अब उस पे अगर एंटीबॉडी ने एक्ट किया तो अब एसिटाइलकोलिन किस पे जाके बाइंड करे, कोई है ही नहीं उसके पास कोई रिसेप्टर जिसपे बाइंड कर सकता है। तो जो ऊपर की नर्व से एसिटाइलकोलिन आया वो किसी पे बाइंड नहीं कर सकता, तो बाइंड नहीं करेगा तो आगे जो मसल है, जो नर्व है, उसका डीपोलराइजेशन नहीं होगा, तो वो जो आगे फंक्शन करना था, जैसे मसल है तो कॉन्ट्रैक्शन करना, तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस। अब एक लास्ट में आपको चीज बताती हूँ, दो मतलब दोनों साथ में बताती हूँ। एक है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और एक है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसको भी हम एक लेबोरेटरी के अंदर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेंथ और टेंशन, ये दो चीज कंसीडर करते हैं, लेंथ और टेंशन। इसमें भी यही करेंगे, लेंथ और टेंशन। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिसमें इन दो में से कोई एक चीज को कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर मैंने टेंशन को कांस्टेंट कर दिया और लेंथ को वेरिएबल रखा तो हमारा हो जाएगा आइसोटोनिक। अगर हमने लेंथ को कांस्टेंट रखा और टेंशन को वेरिएबल कर दिया तो वो हमारा हो जाएगा आइसोमेट्रिक। अभी इसमें आपको कुछ डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जो आपको एक्चुअली में याद रखना है। आइसोटोनिक, टोन है, टोन, टी फॉर टोन, टी फॉर टेंशन। तो टोनिक में टेंशन कांस्टेंट रहेगा। जो मेट्रिक है, हम लोग मीटर किस में यूज करते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए, तो लेंथ इसमें कांस्टेंट रहेगा। बस इतना याद रखो कि हम लोगों को टोनिक में टेंशन कांस्टेंट रखना है, मेट्रिक में लेंथ कांस्टेंट रखना है। जो दूसरा वाला होगा वो हमें समझ में आ जाएगा तुरंत ही कि दूसरा वाला वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता है कौन सा कांस्टेंट है। अब वेरिएबल कांस्टेंट दोनों याद करने जाओगे तो भूल जाओगे टोनिक में टेंशन कांस्टेंट था या टेंशन वेरिएबल था, तो याद सिर्फ कांस्टेंट ही रखना तो याद रहेगा। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। यहाँ पे हमारा मसल वाला कंटेंट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक आएगा, मैं टाइम पर अपलोड कर दूंगी, हम लोग स्केलेटल सिस्टम के साथ स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।